एंजियोस्पर्म। बुक से ही देखो, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स द pollen grains on ovules are overlapped in a flowering plants। तो उसमें दोनों चीज़ें ओवरलैप्ड होती हैं, ठीक है। डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। इतना ही नहीं, पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल ओवरलैप तो होते हैं पेटल्स और सेपल से, ओव्यूल खुद भी ओवरी से ओवरलैप होते हैं कि नहीं। सो सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। तो ये आप बताइए ओवरी क्या बन जाती होगी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता होगा। तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नाउ देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। लेट अस सी द सेक्शन ऑफ फ्लावर। Section of flower. According to Byges, a complete flower comprises 4 whorls: calyx, corolla, stamens and carpels. Now It is the first and देखिए, the outermost whorl of a flower, which चार चीजें comprises देखिए units called sepals, a tiny leaf at the base of the flower. मतलब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में देखो तो चार चीज़ें होती हैं कि सबसे आउटसाइड क्या होगा, तो दैट इट इज़, यहाँ पर ये 9 नंबर क्या है, दैट इज़ गिवन सेपल, और फिर ये पेटल हो गए। तो एक सेपल का वर्ल है, फिर एक पेटल का वर्ल है, फिर उसके बाद किसका वर्ल होगा, स्टेमेन का वर्ल है, और फिर उसके अंदर अगर ओव्यूल है एक्सियल, तो उस बहुत सारे मल्टी ओव्यूल्ड भी तो होते हैं कि नहीं होते हैं, तो फिर ओव्यूल का भी वर्ल होगा। हर ओव्यूल में एक हुआ होता है। अगर मान लो मल्टी ओव्यूल्ड प्लांट है, कुछ मोनो ओव्यूल्ड है, जैसे मैंगो है, ये मोनो ओव्यूल्ड है, तो ऐसे केस में ये हिबिस्कस है, वैसे तो ये गुड़हल का प्लांट फ्लावर दिखाया जा रहा है, तो चार अलग अलग वर्ल होंगे। तो जो आउटर वर्ल होगा किसी भी प्लांट में, ये हमारा 5th चैप्टर होगा कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, फ्लावर किस तरीके से है। तो जो आउटर मोस्ट वर्ल होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी सेपल्स। तो ये आउटर मोस्ट वर्ल सेपल का होगा। अच्छा, अब देखो ये आउटर मोस्ट वर्ल हो गया सेपल के लिए, ठीक है, एंड दैट इज, उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर फ्लावर होंगे। तो एक तरीके का पेटल का वर्ल होगा। वो जो पेटल का वर्ल होगा हो सकता है वो पेंटामेरस हो या ट्राईमेरस हो। अगर 5 एक साथ हैं तो पेंटामेरस, और 3 है तो ट्राईमेरस। ऐसे सेपल में भी हो सकता है पेंटामेरस या ट्राईमेरस, दो ही तरीके के वर्ल पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो इनकी पॉलन ग्रेन्स हैं उनका भी तो एक वर्ल होगा, तो वो पॉलन ग्रेन्स का भी एक वर्ल होगा, अलग अलग स्टेमन निकले होंगे। और सबसे अंदर क्या होगा, सो सबसे अंदर में भी एक वर्ल होगा, एंड दैट इज द वर्ल ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, जो सेंट्रल वर्ल है। तो चार तरीके के वर्ल पाए जाते हैं। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ऐसा प्लांट जो मल्टी ओव्यूल्ड है। मल्टी ओव्यूल्ड का भी बनाऊंगा, मोनो ओव्यूल्ड का भी बनाऊंगा। तो ये इसमें देयर इज, इसके बीच में हॉलो ट्यूब है, तो हॉलो ट्यूब है, और इसके अंदर ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। सो नाउ इस चीज़ में दैट इज कॉल्ड, जो इस चीज़ को कहा गया है, सो इस चीज़ को कहा गया है ओवरी। और इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं, तो ओव्यूल, ये सब ओव्यूल हैं। और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, क्या एग होगा, तो इसके अंदर एग है या ओवम है,
और उसके ऊपर है ओव्यूल और उसके ऊपर है ओवरी। तो अब जब होगा इसमें कभी भी इसके चारों तरफ, ठीक है, नाउ दीज आर अटैच्ड, ये सब किसमें हैं, कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगे। तो जिस पे ये चीज़ अटैच होती है उस चीज़ को कहते हैं रिसेप्टिकल, ये रिसेप्टिकल है। तो कभी आप गेंदे का फूल देखते हो, सारे पंखुड़ी उठा दो तो नीचे कुछ बचता है जो कि रिसेप्टिकल है, जिसमें सारे, है ना, जो गेंदे का फूल है सारी पंखुड़ी हटा दो तो नीचे नहीं बचता, जिस पे सब अटैच होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, रिसेप्टिकल, जिसमें ये सारे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा दैट इज पेडिसेल, पेडिसेल, सो इट्स अपेंडेजेस जो रिसेप्टिकल कहें वो क्या कहलाएंगे, पेडिसेल। नाउ अब देखो, देयर आर स्टेमन अराउंड इट, तो इसके चारों तरफ एक अब अगली एक्सिस है वो स्टेमन की है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये टेट्रालोब्ड होता है। अच्छा, इसके बाद ये जो फ्लावर है इसमें पेटल्स भी होंगे, तो पेटल्स भी हो सकते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए पेटल हो गया जो इसको कवर करता है, तो इस तरीके से ये कवर्ड है। और कवर्ड होने के बाद ये पेटल बाद में निकलते हैं। इनके पहले क्या होता है, जब किसी बड को देखो तो सबसे पहले क्या होता है, बड पहले ग्रीन होती है, तो उसमें क्या चीज़ होती है, क्या अलग अलग सेपल्स होते हैं, ये ठीक है। सो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, ये सब कार्पेल दे शेड ऑफ, जब फ्रूट बनता है ओनली क्या क्या चीज़ें बचती हैं, ओवरी बचती है और ओव्यूल बचता है। ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुका होता है, और ओव्यूल जब फर्टिलाइज होता है तो उसे जाइगोट कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सिंगल रिसेप्टेबल पर बहुत सारे गुच्छे पाए जाते हैं अंगूर की तरह, तो इस तरीके से मल्टी ओव्यूल है तो मल्टी फ्रूट सिस्टम हो जाएगा। और कभी कभी सिंगल ओव्यूल है तो जैसे मैंगो सिंगल सिंगल लटका रहता है, ऐसा भी तो होता है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो ओवरी है, ओवरी क्या करेगी, ओवरी जो भी होगी वो एक फ्रूट बन जाएगी। जैसे आप अमरूद देखो, क्या अमरूद के अंदर बहुत सारे सीड हैं गुआवा में, तो क्या आप इससे एसेस कर सकती हो कि वो मल्टी ओव्यूल्ड होगा। और ऐसा कौन सा फ्रूट जानती हो जिसमें बहुत सारे सीड्स हों, एप्पल भी हो सकता है। अच्छा, ऑरेंज में उनके बीच में एक सेप्टा भी होती है, यानी जो उनको अलग अलग करती है, यानी अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो सेप्टा से अलग अलग ओव्यूल के सेक्शंस अलग अलग होते हैं, ऐसा भी हो जाता है। वो अब हम आगे आपको दिखा देंगे। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये कोरोला है जो पेटल है, तो इनका अपना सिस्टम होगा। इसको कोरोला को कह सकते हैं कि कैसा है, ट्राइमेरस है कि पेंटामेरस है। एंड दीज आर सेपल्स, सो सेपल को कैलिक्स भी कहते हैं, दिस इज कैलिक्स। एंड दिस इज, ये जो भी है ये एक तरीके का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे स्टेमन कहते हैं, डक्टिव ऑर्गन, और स्टेमन कहा जाता है। और स्टेमन के जो दो अलग अलग पार्ट हैं उसे क्या कहेंगे, तो ये भी इस तरीके से रहेगा, दैट इज टेट्रालोब। अगर इसका सेक्शन किया जाए तो ये इस तरीके से दिखने में लगेगा। इसमें 4 लोब में पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, इसको कट करके देखा जाए ठीक है। तो ये यहाँ से क्रैक इसमें पड़ जाता है, डिहिसेंस, और टूट जाता है और सारे पॉलन ग्रेन्स बिखर जाते हैं। अच्छा इसमें स्टेमन में 2 चीज़ें हैं, एक फिलामेंट है और दूसरी चीज़ क्या है, फिलामेंट, और दूसरा है कि एंथर। तो एंथर के अंदर पॉलन है, इसमें पॉलन भरे हुए हैं, तो जो पॉलन है यही इसके मेल गेमीट्स हैं,
पॉलन बाज़ार में पैकेट में बिकते भी हैं और बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं वो पॉलन खाते भी हैं एनर्जी के लिए, लेकिन किसी किसी को पॉलन की एलर्जी भी होती है, तो ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कौन सा है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये अगर मान लीजिए सिंगल भी हो सकता है, तो सिंगल भी अगर होगा तो ये ऐसे ये चीज़ है। तो इसमें ऊपर क्या है? ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा है सम स्टिकी सब्सटेंस जिसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाए, एक बार गिरे तो चिपक जाए, ये स्टिकी होता है। ये स्टाइल है जो इसकी स्लेंडर नेक है, पतली सी नेक, उसे क्या कहेंगे? स्टाइल। और ये जो चीज़ है, इसको जो नीचे का पोर्शन है ये ऐसे देखने में ओवरी कहेंगे। अच्छा, अब ओवरी के अंदर क्या होता है कि ये एंटीगमेंट है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं? एंटीगमेंट। और इसमें दो तरीके के एंड है, ये चैलेजल एंड है, और जिस एंड में से पॉलन ट्यूब निकल के अंदर जाए उसे क्या कहेंगे? माइक्रो पाइलर एंड। तो ये कौन सा एंड हुआ? माइक्रो पाइलर एंड। ये भी रिसेप्टिकल पर लगा रहेगा एक्सियली। अच्छा, इसमें बाकी एक एग है, वो बाद में टूटेगा, अभी तो एक ही एग है। तो ये ओव्यूल है, उसमें एक है कि जिसके 3 फोल्ड डिवीजन होंगे, तो ये हो गया ओव्यूल। और ये जो इसके अंदर हो गया, ये क्या हो गया? ओवम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। सो इसमें हम लोगों ने दोनों चीज़ें देख ली हैं। नाउ लेट अस सी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। Pistils. According to Metro Parks नाउ Tacoma, इसे पिस्टल भी कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टल भी कह सकते हैं। लेट अस सी कि जस्ट ये देखो, तो ऐसा हो, यानी इसमें पॉलन ग्रेन इसमें लैंड करते हैं ऊपर, और उसमें से फिर क्या निकलती है? क्या उसमें से पॉलन ट्यूब निकली है? और पॉलन ट्यूब इसके अंदर चली गई है, ये एंटीगमेंट है, यानी ये जो चीज़ें, ये ओवरी है, जो बाकी का पोर्शन है वो क्या है? बाहर का ओवरी है, ठीक है। और ये बीच में एग है, और एग किससे कवर्ड है? क्या ओव्यूल से कवर्ड है? अच्छा, यहाँ तक क्या इसके 3 डिवीजन हो चुके हैं? देख लो, छोटे छोटे 3 डॉट इधर दिख रहे हैं, यहाँ बीच के 2 डॉट दिख रहे हैं, और यहाँ 2 सिनर्जी डेक और एक एग ऑपरेटस दिख रहा है, ये पोलर न्यूक्लियाई दिख रही, इसमें दो डॉट दिख रहे हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव बीच वाले से मिल जाएगा, और जो जनरेटिव है वो यहाँ चले आएगा, उसका हम वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आपको इसमें मैंने दिखा दिया कि कुछ चीज़ें जो कि आपकी बुक का ही फिगर है, ऐसा फिगर आपकी बुक में भी होगा, नहीं है तो पहले कहीं ना कहीं होगा या आगे होगा। तो अब ज़रा देखो कि इसमें क्या है कि ओवरी देख लिया आपने, ओवरी, और ओवरी के बाद इसमें ये जो बीच वाला है, ये क्या फीमेल जर्म सेल है? ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये सिनर्जी डेग है साइड वाले, और ये क्या एंटीपोडल सेल है? 3। तो 3+3+2 का सिस्टम है कि नहीं? और ये पॉलन ट्यूब किस में से जर्मिनेट होती है? क्या पॉलन ग्रेन से जर्मिनेट होती है? ठीक है, तो हम तो आगे आपको बताएंगे ही इसका कि क्या क्या चीज़ें, बट नाम अभी तो आपको समझ में आ गया ना। अब आगे पढ़ो, वो क्या कह रहा है कि नाउ इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड
कि इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड। तो सीड्स कैसे इनक्लोज्ड होते हैं? बाय फ्रूट्स। तो फ्रूट कौन बनाता है बताओ? ओवरी। एप्पल में फ्रूट कौन बनाता है? बोलो। रिसेप्टिकल। एप्पल में कौन बनाता है? हाँ, बाकी सब जगह ओवरी। तो इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय fruits. The angiosperms are exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. सभी जगह ये पाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और सबसे ज़्यादा हैं। जितने अदर स्पीसीज हैं ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं और सबसे ज़्यादा हैं। तो देयर रेंज इज़ आलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। क्या आपने वॉल्फिया देखा है जो फिंगर में हमने आपको दिखाए थे, छोटे छोटे दानेदार? तो बताइए। तो और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वॉल्फिया, नाउ वॉल्फिया आर वेरी टाइनी प्लांट्स। तो अगर आप देखें तो ये इस तरीके के टाइनी प्लांट्स हैं, और इसमें भी फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ये पानी में होता है, एंड अगर देखा जाए तो इस तरीके का है, और बड़ा करके देखेंगे देन इट विल बी लाइक दिस। तो ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा होगा। तो ये टाइनी फ्लावरिंग प्लांट हैं। जबकि यूकेलिप्टस कैसा होगा? ये बहुत बड़े बड़े हैं। सो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस नाउ ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर की हाइट के होते हैं। सो दैट इज आल्सो कैन बी विजुअलाइज्ड कि ये यूकेलिप्टस है। अच्छा, यूकेलिप्टस की पत्तियों को भी आपने इनकाउंटर किया होगा। ज़रा इसकी पत्तियां देख लें तो शायद आपको याद आ जाए। इस तरीके की पत्तियां देखी हैं? स्कूल में ज़रूर एक पेड़ होता है यूकेलिप्टस का, ठीक है? हल्की सी महकती भी हैं। तो ये यूकेलिप्टस है, वो उसका ये फ्लावर है। तो ऐसा होता है पेड़। ये पेड़ तो देखा ही होगा। नाउ दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन। एंजियोस्पर्म में बहुत कुछ होता है, एंड सेवरल अदर कॉमर्शली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। जैसे मेज हो गया, वो मोनोकोटिलीडन है, और डाइकोटिलीडन। तो जो कई ऐसे सीड्स होते हैं, सो डाइकॉट सीड्स, डाइकॉट सीड्स। So According to Vedantu, dicot seeds are the seeds which have two embryonic leaves and cotyledons. बस दो They are one of the कॉटिलीडन्स two हैं, groups यही into which all the डाइकॉट सीड्स flowering हैं। plants were divided. जबकि ये मोनोकॉट सीड है, यानी यहाँ पर आप मेज को देख लो तो मोनोकॉट सीड है, इसमें दो कॉटिलीडन नहीं है, तो एक ही है। ओके, एंडोस्पर्म आप देख रही हैं? एंडोस्पर्म का मतलब जिसमें फ्यूचर फूड है, और बाकी एपिकोटाइल वो होता है जिसमें से देखो फ्यूचर लीव्स निकले, और हाइपोकोटाइल क्या होता है? जिसमें से फ्यूचर रूट निकले। समझ में आ गई बात कि नहीं? और जहाँ ये दोनों अटैच होते हैं, इसके दोनों कॉटिलीडन्स को हीलियम कहते हैं, ठीक है? और एक छोटा सा इसमें पोर भी होता है इनके बीच में, यहाँ पर स्मॉल, उसको क्या कहते हैं, याद है? तो ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है? माइक्रोपोर होता है, आगे चल के देख लेंगे ना। सो डाइकोटिलीडन सीड आप देख लें, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, और ये मोनोकॉट में व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सारी चीज़ हो गए, राइस हो गया। तो ये चीज़ है। तो इनके स्ट्रक्चर में, वेस्कुलर बंडल में, इनके फ्लावर एनाटॉमी में, कि किस तरीके से इनका कोरोला अटैच्ड है, किस तरीके से इनका कैलिक्स अटैच्ड है। कैलिक्स क्या होता है? हाँ, और कोरोला क्या बताया कोरोला को? क्यों पेटल क्यों नहीं? पेटल बताया था कि नहीं आपको? देखो, और कैलिक्स और सेपल बताया था, यही तो लिखा है। जो पंखुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? सो इस तरीके से
The dicots are characterized by two cotyledon in their seeds, while monocots क्या होते हैं? The monocots are characterized by having one cotyledon. Future food को cotyledon कहते हैं. Cotyledon, ठीक है, is a paddy structure within the embryo in which future food is stored. The male sex organ in the flower is stamen. Each stamen consists of a slender filament, बहुत पतला सा एक फिलामेंट होगा, with an anther at the tip. The anther following meiosis. एंथर के अंदर मियोसिस होती रहती है और क्या उससे हैप्लाइडिक जीमोस वो जीनोस्पर्म बनते हैं, बताओ? तो मतलब गेमीट्स बनते हैं. तो ये चीज़ है. नाउ अब देखिए, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर. द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द पिस्टिल और द कार्पल. इसे दो नाम दिए गए, पिस्टिल भी कह सकती हो और कार्पल भी. अभी लिख देंगे, पिस्टिल हमने नहीं लिखा है. पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग वन और मैनी ओव्यूल्स. तो अब हम इसमें देख लें कि वन ओव्यूल्ड ओवरी और मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी कैसी दिखती है. सिंगल ओव्यूल्ड ओवरी. Here's a summary from Doubtnut. Question. Now, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into अब इसमें देख लें कि किसी किसी में ऐसा होता है कि सिंगल ओव्यूल भी होगा और किसी किसी में मल्टी ओव्यूल्ड भी होगा. तो एक ये देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सिंगल ओव्यूल है. अगर देखा जाए देन इट इज़, यहाँ पर ये चीज़ है कि पॉलन ट्यूब तो आ रही, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है. ये इसके अंदर एक ओव्यूल है और ओव्यूल है, एक ओव्यूल है और उसके ऊपर ओवरी है. दो ये चीज़ है. तो ये तो हो गई सिंगल ओव्यूल्ड ओवरी. लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें कि बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, तो उसको कहेंगे मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी. सो लेट अस सी मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी. तो इसमें बहुत सारे ओव्यूल हैं. क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? एक से ज़्यादा. तो मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी. और बाहर इसके पॉलन ग्रेन्स ये ऊपर हैं, जिसमें ये दैट इज़ ऊपर आप देख रही हैं एंथर, और बाहर उसके सेपल्स हैं. मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी का और एग्जांपल दिखाएं जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं. तो अगर हम देखेंगे, सो ये मल्टी ओव्यूल्ड ओवरी है. फिर इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? ये तो बहुत सारे ओव्यूल हैं. लेट अस सी कि दैट इज अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स. According to Wikipedia, Now, in flowering plants, the ovule is located inside the portion of the flower called the gynoecium. it can be seen कि how ovules are attached inside ovary. So देखो, कुछ में क्या होता है कि ये अटैचमेंट दिखाया गया है. तो आप ये देखो, इसमें आपको दिख रहा है. तो अगर मान लो पेरीफेरी पे अटैच्ड है तो क्या इसे पेरीइटल कहेंगे? किनारे किनारे पे अटैच्ड है. और अगर बीच में अटैच है तो क्या इसे एक्सियल कहेंगे? समझ में आ गई बात कि नहीं? तो और यहाँ पर भी देखो, कभी लेंथ वाइज भी अटैच्ड होगा, आधा ही काट के दिखाया गया, लेकिन एक्सिस पे ही तो अटैच्ड है. यही चीज ये है. तो ये एक्सियल है कि नहीं? और यही अगर ऊपर तक लंबाई में लो तो क्या यही चीज ये नहीं है? जब ऐसे कट करो लॉन्गिट्यूडनी है, लेंथ वाइज, तो ऐसे चीज है. तो ऐसे ही दिखाया गया है कि बहुत से अलग अलग तरीके के होंगे. सो कभी कभी बेस पे भी अटैच्ड हो सकते हैं, रिसेप्टिकल पर भी अटैच्ड हो सकते हैं, कभी कभी ऊपर भी अटैच्ड हो सकते हैं शैलेजल एंड पर. तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. कभी सीड्स ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दिखाए गए हैं कि फ्री सेंट्रल, मतलब ऐसे ही आपस में अटैच्ड हैं.
तो इस तरीके से अटैच्ड होंगे। एक्सिस नहीं है बट यहाँ पर है, कहीं पे अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड होंगे, ठीक है। और कभी कभी एक्सिस पे अटैच्ड होंगे। कभी कभी क्या होगा कि ये डिस्पर्स्ड होंगे और कभी कभी मार्जिनल होंगे, कहीं एक जगह पाए जाएंगे और बाकी जगह पाए ही नहीं जाएंगे। इसमें इसमें ऊपर वाले में सब थे, आधा छिपाया गया था, लेकिन मार्जिनल में कहीं बस सीड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास एक चैप्टर है, ये 3rd है 4th है 5th में ये सब बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी पता तो चल गया ना कि मल्टी ओव्यूल्ड क्या होता है और मोनो ओव्यूल्ड, ठीक है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पर जो द मेल सेक्स ऑर्गन इज स्टेमन, ये सब हो गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज पिस्टल या कार्पल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवरी इंक्लोजिंग मैनी ओव्यूल्स, वन भी हो सकते हैं। विद इन ओव्यूल्स हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक्स। अब जरा देख लो कि यहाँ पर हमने कई चीज़ें देख ली कि यहाँ पर जस्ट ना, अब देखो कि देयर आर, यहाँ पर 2 कोटिलिडन सिस्टम भी हो सकता है। तो 2 कोटिलिडन है, तो 2 कोटिलिडन है, बीच में यहाँ पर होल है और फिर अटैच है ये, ठीक है। सो ये माइक्रोपोर का नाम हम बताएंगे, लेकिन ये हीलियम पर अटैच्ड हैं। और यहाँ पर एक पोर्शन ऊपर निकला हुआ है और एक नीचे निकला हुआ है। तो एक चीज़ हाइपोकोटाइल है और एक चीज़ एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल से क्या निकलता है, जबकि ये पूरा चीज़ क्या कहलाया था, इसे कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल इस सिस्टम को। एपिकोटाइल से क्या निकलेगा, क्या लीफ निकलेगी? लीफ को क्या कहेंगे, क्या प्लम्यूले? और इससे क्या निकलेगा, क्या रूट निकलेंगे? तो रूट को क्या कहेंगे, रेडिकल। और ये क्या है, दैट इज एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन भी कह सकती हो, कॉटिलिडन। तो अब ये कह सकते हैं ये पूरा, वास्तव में ये एंडोस्पर्म ही कहना चाहिए। यही इसमें इतना पोर्शन छोड़ दो जिसमें सीड है, यही एम्ब्रियो है। इतना पोर्शन छोड़ दो तो ये एंडोस्पर्म ही है। और ये पूरा क्या कहलाता है, ये एम्ब्रियो। एम्ब्रियो along with seed coat is called seed। एम्ब्रियो और प्लस एक सीड कोट होता है आम की गुठली पे, देखा है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे, सीड। सीड इज अंडर डॉर्मेंट, वो डॉर्मेंस स्टेज, वो सोया हुआ रहता है until the suitable conditions are not given and then उसके बाद क्या होता है कि वो जर्मिनेट करता है। तो इस तरीके से जब हमने देखा कि मेल गेमीट और प्लस फीमेल गेमीट, तो इन दोनों के फ्यूज़न से मेल गेमीट, इसमें पॉलन है और ये क्या है बताइए, ओवम। ये दोनों मिल जाएं तो इनके मिलने से उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्या जाइगोट बनेगा? और जाइगोट के बाद क्या होगा, इनका डिवीज़न होता जाएगा, तो क्या ये एम्ब्रियो बनेगा? ठीक है। सो एम्ब्रियो बनेगा और प्लस कोट विद सीड कोट। तो एम्ब्रियो और सीड कोट रहेगा। इफ़ इट इज़ कवर्ड विथ फ्रूट, सीड कोट तो रहेगा ही। अगर इट इज़ कवर्ड विथ फ्रूट तो ये कहलाएगा एंजियोस्पर्म। सो इफ़ नॉट कवर्ड विथ फ्रूट,
तो उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड्स। और इफ कवर्ड विथ फ्रूट तो क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के फिर आगे के दो हैं, वो क्या क्या हैं? एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट, ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर मेल गेमीट और फीमेल गेमीट ने मिलकर जाइगोट बनाया, और जाइगोट के बाद ये एक तरीके से ये है। अब इसके बाद एम्ब्रियो बन गया है। सो एम्ब्रियो से किसी प्लांट का बनना जर्मिनेशन कहलाता है। सो दैट इज स्प्राउटिंग ऑफ सीडलिंग्स या प्लांटलेट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। उसको क्या कहेंगे? एक फर्टिलाइजेशन है और दूसरा क्या है? सो इस स्प्राउटिंग ऑफ सीड, sprouting of plantlet from seed under suitable environmental condition, plantlet from seed under suitable mental condition is called जर्मिनेशन। वो चीज़ जर्मिनेशन हो गई। अब ज़रा देखें कि नाउ अब यहाँ पर क्या चीज़ आपको बताई कि जो फर्टिलाइजेशन है, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो इन केस द इसके अंदर सिंगल सेल्ड है, तो सिंगल सेल क्या करेगा कि बिफोर, देखिए व्हाट इज पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन जब होता है तो उसके पहले क्या चीज़ हो जाती है कि पॉलिनेशन से पहले, थोड़ा पहले, ठीक है, व्हेन इट इज़ गोइंग टू पॉलिनेट, तो ये अब बिफोर पॉलिनेशन ये बात है। तो इन दिस केस जो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है कि फीमेल गेमीटोफाइट होता है। सो विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट रिड्यूस्ड फीमेल गेमीटोफाइट टर्म्ड एम्ब्रियो सैक। तो ये जो चीज़ है, यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये ओव्यूल है, ओव्यूल, और उसके अंदर रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट है। बुक की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उसी की अगली लाइन है, रिड्यूस्ड फीमेल गेमीटोफाइट, और ये ओवरी है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, तो बाई 3 स्टेप्स। तो इसका क्या होगा, द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। अब एम्ब्रियो सैक बनना है, अभी तक ये ओव्यूल है, अभी तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना है। सो एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म, देन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो ये कहा जा सकता है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, सैक का मतलब उसी में आगे एम्ब्रियो रहेगा, सैक का मतलब थैला, पैकेट। अभी तो एम्ब्रियो नहीं है ना, बाद में जब पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब एम्ब्रियो बनेगा। तो अभी उसको रखने के लिए एक अच्छा थैला चाहिए कि नहीं। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो आप कहेंगी कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन क्या है, तो 3-fold मियोसिस ऑफ रिड्यूस्ड फीमेल गेमीटोफाइट,
थ्री फोल्ड मियोसिस, अगर 3 बार मियोसिस हो जाए तो उसको कहते हैं थ्री फोल्ड मियोसिस ऑफ फीमेल जर्म सेल, जिसे कि ओवम कहते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अच्छा, अब देखो कैसे बनेगा, तो इस चीज़ को हमने ओवरी कह दिया, ओवरी। तो आगे का क्रम क्या है कि अब इसमें से क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। थोड़ा चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ये दैट इज एंटीगमेंट आ जाएगा, और इसके अलावा कि यहाँ पर एक एग बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा, और एक ये। तो ये जो बीच वाला रहेगा इसको क्या कहेंगे, एग अपरेटस। तो अगर सिंगल एग है तो 2 एग बने, और 2 एग से फिर और कितने बन गए, 2, और फिर कितने बने, 8 हो गए कि नहीं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल हो गए। तो 1 फोल्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन और थर्ड। सो 3 टाइम्स मियोसिस हुई। अब इसमें 3 यहाँ रह गए, और इसके अलावा बीच में कितने रह गए, 2। तो ये एक तरीके का एंटीगमेंट है ये। और ऊपर कितने रह गए, 3। तो इनको क्या कहेंगे, क्या एंटीपोडल सेल कहेंगे। और बीच वालों को क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। अब ये दोनों क्या हैं, सिनर्जिड एग। सो अब ये इस चीज़ को क्या कहेंगे, ये पूरी चीज़, ये तो हमने बता दिया माइक्रोपाइलर एंड सेल रिजल्टेंट, उसे लिखने की जरूरत नहीं। ये चीज़ अब बन गई है एम्ब्रियो सैक। व्हेन एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड आफ्टर 3 फोल्ड मियोसिस, देखो 3 फोल्ड मियोसिस लिखा है। व्हेन एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड, देन ये जो एंथर डिहिसेस, डिहिसेस का मतलब क्या होता है, क्रैक्स, वो चिटक जाता है बीच में से, उसमें क्रैकिंग्स पड़ जाती हैं, डिहिसेस। अब जरा देखो डिहिसेंस ऑफ एंथर, आप देख लो कैसे चिटकता है, क्वाड्रूलोब्ड है। डिहिसेंस ऑफ एंथर, According to Wikipedia, dehiscence is the splitting at maturity along a built-in line of weakness तो in a plant structure उसमें in एक order to थिन release लाइन its होती है, contents and is common वो among वहीं fruits, से ही, anthers and sporangia. बिल्कुल वहीं से वो छिटकेगा। तो जब डिहिसेंस आपको किसी का भी देखना है तो फिर वो एक तरीके की डिहिसेंस है, कहीं पर भी एक इसमें है, यहाँ से ये बीच से फट गया। तो डिहिसेंस ऑफ एंथर एक पर्टिकुलर उसकी लाइन है जहाँ से वो वहीं से टूटेगा और वहाँ से सारे पॉलन्स निकल जाएंगे। देयर इज सम लाइन, थिन लाइन, वहाँ पर उसका डिसेंस हो जाएगा एंड ऑल पॉलन स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो समझ में आ गया ना कि ये जो क्वाड्रूलोब्ड है, इट इज क्रैकिंग, सम देयर इज थिन वॉल्ड है कहीं पर, और वहीं से डिसेंस हो रही है। सो दैट हैज़ बीन शोन इन इमेजेस कि किस तरीके से इसमें डिसेंस हो रही है, क्रैकिंग डाउन। तो ये देखा जा सकता है कि इसमें भी कुछ दिखाया जा देख सकते हैं कि यहाँ से क्रैक हो गया, दिख रहा है क्रैक होते हुए, तो ऐसे ही क्रैक हो जाता है, उसमें से ये निकल जाता है। सो व्हेन एंथर डिसेस क्रैक्स फ्रॉम ए डेफिनिट प्लेस, तो वो कहीं ना कहीं से डेफिनिट प्लेस से क्रैक हो जाएगा। क्रैक्स फ्रॉम डेफिनिट लाइन, तो डेफिनिट लाइन है तो थिन वॉल्ड लाइन है, वहीं से क्रैक होगा।
देन ये जो पॉलन होगा ये आर स्प्रेड dispersed in air, either pollen land self or by some vector, कुछ न कुछ उन्हें वेक्टर चाहिए, कभी क्या है कि किसी कीट के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से. सो आइदर pollen lands self or by meaning of वेक्टर, या जिसको कि कह सकते हैं इंसेक्ट्स, एयर स्ट्रीम या वाटर. सर तो एयर में स्ट्रीम से ही तो होगा ही ये एयर स्ट्रीम में, और नहीं तो वाटर, किसी न किसी माध्यम से. इस ऑन किस में लैंड करेगा? ऑन स्टिग्मा ऑफ ओवरी. इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इसे क्या कहेंगे? पॉलिनेशन. इफ ठीक है, इट इज टेकिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. इफ इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, then it is called क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये जो स्टिग्मा पर ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस है, उसी को खाने के लिए मधुमक्खी आती है, हनी बी, और कुछ नहीं खाने जाती है, और उसके पैर में क्या पॉलेंस लग जाते हैं, और फिर वो जब दूसरे किसी प्लांट पे बैठेगी तो क्या पॉलेंस उसी में से पैर से गिर जाएंगे. तो इससे क्या होगा कि उस वजह से उसके खुद के पॉलन उसी के स्टिग्मा में नहीं गिरते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन से बचाया जाता है, जिससे कि उसमें क्या है, वेरिएशंस आ सकें. वेरिएशन से डाइवर्सिटी बढ़ती है और उसका इवोल्यूशन होगा. तो उसके पॉलन उसमें ना गिरें, इसलिए बैठती तो एंथर पर है और खाती है वो पास्चर या जो भी है स्टिग्मा के ऊपर जो चिपचिपी चीज़ है उसको खाती है. लेकिन फिर वही पॉलन ग्रेन्स जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वहाँ पर वो गिरा देगी. सो इस तरीके से देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. और आपने देखा कि पॉलेंस छोटे होते हैं हाइट में हमेशा स्टिग्मा से. दैट इज़ ऑल्सो द सेल्फ पॉलिनेशन इज कंडेम्ड, कि उसी के पॉलन उसी पे ना गिर जाएं. इसलिए भी पॉलन की जो हाइट होती है, जो स्टेमन की हाइट है, वो छोटी होती है कि नहीं एंथर से. तो एक ये भी रीजन है. सो नाउ तो ये चीज़ हो गई. नाउ इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन इफ pollination takes place within one flower or any two flower of same plant. It is called, उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण. ये चीज हो गई. अब जब पॉलिनेशन हो गया, एज सून एज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, देन pollen tube germinates from pollen. As soon as pollination takes place, pollen tube germinates from pollen. तो अब हम आगे देखें कि मान लीजिए कि ये है हमारे पास और इस पर एक पॉलन गिर गया, और पॉलन गिर गया तो उसके बाद ये पॉलन ट्यूब इसमें से निकल गई, और यहाँ पर क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम
एंटीगमेंट कह रहे हैं। तो और यहाँ पर 3 एग हैं, 2 एग यहाँ पर हैं और 3 एग यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये, अब ये एम्ब्रियो सैक है। अभी इसमें एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो विथ सीड कोट, उसी को तो सीड कहते हैं। अभी एम्ब्रियो बना कहाँ है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जब तक यहाँ आएगा तो इसका जो सिंगल न्यूक्लियस है, अभी यहाँ सिंगल न्यूक्लियस है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है। जर्मिनेट करने के बाद जब ये जर्मिनेट करेगी तो तब तक इसका जो सिंगल है उसमें एक बार मियोसिस हो चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें 2 सेल होते हैं, मेल गैमीट भी सिंगल होता है। ये रिड्यूस्ड मेल गैमीट है। जैसे रिड्यूस्ड फीमेल एग बोला था ना, तो ये भी तो रिड्यूस्ड मेल गैमीट है कि नहीं। अच्छा, तो ये जब आगे चलेगा तो ये रिसेप्टिकल है करने के लिए। जैसे ये फिम्ब्रे होता नहीं है, एग को स्वागत के लिए तैयार रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ऐसे ही इसमें भी एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे एंटीगमेंट कहा गया है। तो यहाँ पर ये 3 सेल हैं, ये 2 सेल हैं और ये 3 सेल हैं। ये जो है दैट इज शैलेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये अब ज़रा देखो कि ये जब आगे बढ़ा तो इसके आगे बढ़ने पर इसमें 2 न्यूक्लियस अब टूट गए, मियोसिस हो गई इसकी। अब मियोसिस होने के बाद अब इसमें 2 न्यूक्लियस आ गए और 2 न्यूक्लियस इसकी ओर बढ़े। ये चीज़ 2 सेकंड में होती है, अभी हम वीडियो में दिखाएंगे। तो अब इसमें 2 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। तो सिंगल से कितने बन गए, 2। दोनों न्यूक्लियस का क्या क्या नाम है बताओ। नाम भूल जाती हो क्या, हैं? प्राइमरी क्यों, ऐसे क्यों बोलती हो? इसको बोलो एक को जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पहले लिखा देना फिर वीडियो दिखाएंगे न्यूक्लियस। तो ये समझ में आई बात कि नहीं? 2 हो गए कि नहीं एक से? ये जो सिंगल है उसी का यहाँ पे क्या दिखाया गया है, मियोसिस। ये क्या दिखाया गया है, मियोसिस से 2 बन गए। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि इससे क्या हुआ, 3 फोल्ड मियोसिस हुई थी, वो ऊपर दिखाया। ये चीज क्या दिखाया है यहाँ पे, कितनी मियोसिस हुई है, क्या 3 फोल्ड मियोसिस? और 3 फोल्ड मियोसिस से क्या बना है बताओ। हाँ, अच्छा बताया, एम्ब्रियो सैक बना, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है? बोलो। जहां से पॉलन ट्यूब इंटर करती है, पॉलन ट्यूब जहां से इंटर करती है। शैलेजल एंड क्या होता है? अपोजिट एंड ऑफ इट। एंटीपोडल सेल किस एंड पे होते हैं? हाँ, और सिनर्जिट एग और एग ऑपरेटस कहाँ होता है? ये बीज वाला एग ऑपरेटस है, ये कहाँ होता है? फिर से बताओ, मेल न्यूक्लियस किसमें किसमें टूटा? डीजेनरेटिव।
जनरेटिव है, रीजनरेट अभी थोड़ी ना होगा। अब आगे का देखो, तो अब इसके आगे क्या होगा कि यहाँ से आगे देखें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये 5 मार्क का भी आ सकता है। फर्टिलाइजेशन, व्हेन ये pollen grain lands on stigma, जब स्टिग्मा पे जाएगा, then pollen tube germinates from it, male gamete containing reduced nucleus which after meiosis, ठीक है, सब डिवाइड्स इनटू, किसमें सब डिवाइड होता है, इनटू generative nucleus and vegetative nucleus. On other side, जो फीमेल गेमीट contains reduced nucleus, ठीक है, which after threefold meiosis sub divides into 8 न्यूक्लियाई। जब 2 बोला जाए तो न्यूक्लियाई लिख देना, न्यूक्लियस ना लिखना। 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। 3 एंटीपोडल न्यूक्लियाई हैं। बोलो, एग सेल ही तो है, जैसे ये एग सेल है तो ये इसी में एग न्यूक्लियस है, यही है फीमेल रिड्यूस्ड न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो वो जैसे जर्म सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस। जर्म सेल भी तो एक सेल ही है, चाहे कोई भी सेल हो, चाहे फीमेल जर्म सेल हो चाहे मेल जर्म सेल हो। तो मेल जर्म सेल क्या है, क्या पॉलन था, तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियस था? तो फीमेल जर्म सेल है, एक तरीके से ओव्यूल को जर्म सेल कह सकती हो, और उसके अंदर क्या है बताइए, ओव्यूल एक जर्म सेल है। समझ में आ गई बात आपको? और उसके अंदर एक रिड्यूस्ड न्यूक्लियस है। उसने कितना डिवीजन किया बताओ? 3/4। तो क्या क्या बना? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो 8 कौन कौन से बने? आपका क्वेश्चन समझ आपका हो गया जो पूछा था, क्लियर कि नहीं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस बीच में करेगा पोलर न्यूक्लियाई से। जनरेटिव वाला एग ऑपरेटस से करेगा। ये देख लो, एग ऑपरेटस है। तो मतलब अभी हम लिखा देंगे, ये वेजिटेटिव को वेजिटेशन करना है, उसे एंडोस्पर्म बनाना है, फ्यूचर का फूड बनाना है, और वो ट्रिपल फ्यूज़न होगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा 3n वाला। और ये जो जनरेटिव है वो जनरेट करेगा प्लांट को, नाम से ही क्लियर है। जनरेट का क्या मतलब है? फ्यूचर सीड बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखो 3 इसमें कौन से बने? एंटीपोडल। तो 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए, या न्यूक्लियाई लिख दीजिए, और 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 synergid egg
+1 एग apparatus, इतना सारा चीज बना. नाउ ठीक है, pollen tube reaches micropylar end at एंटीगमेंट है, तो उस तरीके से वो माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंच जाएगी. नाउ एंटीगमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड, जस्ट ये हीलियम अच्छा, ये जो मैं इसमें इंटीगमेंट लिखा है, मैं एंटीगमेंट लिख रहा हूँ ना, तो इसे क्या लिखा है, इंटीग्यूमेंट. बाकी तो समझ में आ गई आपको बात कि क्या है. इनर एंड आउटर इंटीगमेंट होते हैं, और बाकी चीज़ दिखा दें उसको तो हम ठीक कर देंगे, ठीक है. और मेगा स्पोरेंजियम है. अब एक चीज़ और देख लें कि ये इससे देखने से और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये कौन कौन है. सो इतनी बात तो आपको समझ में भी आ गई कि एक सेल है, ये पोलर न्यूक्लियस है, ये एंटीपोलर सेल है. सो दिस इज नाउ कॉल्ड इंटीगमेंट. इसे क्या लिख लें, इंटीगमेंट. तो यहाँ पर भी ठीक कर लो, और जहाँ जहाँ भी हो देख लेना, आप खुद ही ठीक कर लेना. इट इज़ इंटीगमेंट. ठीक है, अब आगे देखो. तो अब ये pollen tube reaches at micropylar and at integument ई नहीं होगा, integument ई हटा दो. अब देखो, नाउ जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव nucleus moves ahead to fuse with two polar nuclei forming. तो अब वो क्या बना देगा, अगले पेज पे पढ़ लो कि अब वो एक जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो आगे बढ़ गया. ट्राइप्लॉइडिक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस forming एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच, ये एंडोस्पर्म है, विच आफ्टर. अब इसके बाद क्या होगा कि आगे चलकर फ्यूचर एंडोस्पर्म बनेगा. ठीक है. सो यहाँ पर which develops as endosperm, that is food for future seed. As here two female nuclei and one male nuclei fuses, so it is called triple fusion. As here two female nuclei and one male nuclei fuses, so it is called triple fusion. On other hand, दूसरी तरफ क्या होगा, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होगा फ्यूजेस, वो किससे फ्यूज करेगा, विद
एग ऑपरेटस, वो एग ऑपरेटस से कर लेगा। इसको कहेंगे सिंगेमी। फॉर्मिंग जाइगोट, जाइगोट डेवलप्ड एज फ्यूचर सीड। तो जो जाइगोट है वो क्या करेगा, वही आगे चल के ग्रो एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है, अब एम्ब्रियो सैक बनाए तो एम्ब्रियो तो बनना चाहिए कि नहीं। तो जाइगोट, जैसे हम लोगों में भी जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से बेबी, तो डेवलप्स एज एम्ब्रियो, एंड जो एम्ब्रियो सैक है बिकम्स सीड कोट। सीड कोट, इट इज फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हुआ जो यहाँ पर आऊँ, तो ये दिस इज फर्टिलाइजेशन। As fertilization is taking place at two different sites, so it is also referred as double fertilization. As fertilization occurs at two different sites, one triple fusion, other syngamy. So it is called, इसलिए इसे क्या कहेंगे, so it is called double fertilization। अभी डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या चीज़ होगी, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जाइगोट बन गया। तो ये सारी चीज़ बनने के बाद अब आगे क्या होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 सिनर्जिड सेल ये डीजनरेट। आफ्टर डबल fertilization, after double fertilization antipodal cell और synergid, synergid एग भी कह सकती हो, सेल भी कह सकती हो, एक ही चलेगा, सेल्स भी कह सकती हो, ये डीजनरेट। PEN, ठीक है, फॉर्म्स एंडोस्पर्म एंड ये जाइगोट डेवलप्स एज एम्ब्रियो। जाइगोट develops as embryo. These both are encased in seed coat and called seed. Under seed remain in dormant state unless suitable condition is not found. Germination, seed remain, ये हो गया एंडोस्पर्म, और ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना है। सीड रिमेन इन डॉर्मेंट स्टेट। हिटलर के समय के जो सीड हैं वो अभी भी लोग निकालते हैं मटके में से, अर्थन पॉट से अभी भी उगाते हैं, तो उगाते हैं, समझ लो। रिमेन इन डॉर्मेंट स्टेट until favorable environmental
कंडीशन प्रिवेल्स, जब तक आ नहीं जाती हैं, देन सीड जर्मिनेट्स, तब सीड क्या होगा, इसमें अंकुरित होगा, इसको कहते हैं बीज का अंकुरण। देन सीड जर्मिनेट ठीक है, इट्स एपिकोटाइल, ठीक है, डेवलप्स अपवर्ड यानी एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी एंड फॉर्म प्लम्यूले, ठीक है, दैट इज फर्स्ट लीव और पेयर ऑफ लीव्स, वो कैसा कॉटिलीडन है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो जबकि क्या होगा, इसके ये है, एक मिनट रुको, अच्छा, वाइल hypocotyl develops as radical called first root। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, फर्स्ट रूट, ठीक है। सो एपिडर्म ये feeds the germinating seed until first pair of leaves starts photosynthesis। so endosperm कब तक फीड करेगा, feed seed while germination until first pair of leaves starts photosynthesis। जब तक ये करने नहीं लग जाती तब तक क्या होता है कि वो उनको खाना पीना देता रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन तो मालूम चल गया आपको, जर्मिनेशन दे, ये डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, इसका एक वीडियो देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। नाउ fertilization in flowering plant। Pollination. Pollination is commonly defined as the process of pollen transfer. Pollination is commonly defined as the process of pollen transfer from anther to stigma of a flower. Pollen grains are formed in the pollen sacs, which are completely enclosed by multi-layered anther pollen. Therefore, the first obvious requisite for pollination is the opening of anther sac to release the pollen grains, anther dehiscence. Depending on the source of pollen, pollination
pollination can be divided into two types. One, self-pollination, autogamy. Two, cross-pollination, allogamy. Self-pollination, autogamy. Transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of the same flower is called as self-pollination. Cross-pollination, allogamy. Cross-pollination is further classified depending on whether the pollination has occurred between two flowers of the same part, geitonogamy, or between two flowers of different plants, xenogamy. From a geneticist's point of view, geitonogamy is similar to self-pollination because all the flowers of a plant are normally genetically identical. Cross-pollination makes sense only when two different plants, either of the same species or different species, are involved in this process. Pollination ecologists plead that since geitonogamy and xenogamy both require similar ecological fathers for pollen transference, they should be considered under one category. Self-pollination is possible from a closed flower and insect an egg cell, which is a female gamete. The pollen that is produced by pollen grain transfers from stamen to stigma. It moves through the style and reaches the ovary. The male germ cell or male gamete produced by pollen grain fuses with the female gamete that is present in the ovule. This is called as fertilization. Double fertilization. S.G. Navashan, 1898, was the first to show that both the sperms released by a pollen tube are involved in fertilization. They fertilize two different components of the embryo sac. The phenomenon is unique to angiosperms and is called double fertilization. The nucleus of one of the sperms fuses with the egg nucleus, thus completing syngamy. This results in the formation of a diploid cell, the zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce triploid endosperm nucleus. As this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed as triple fusion. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed double fertilization, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, PEC, develops into endosperm, while the zygote develops into an embryo. इतनी बात समझ में आई? एक बार एक चीज Fertilization in flowering plants. In this module, you will learn about the process of fertilization in flowering plants. Fertilization in flowering plant is defined as the fusion of male gamete carried by pollens with a female gamete present in the ovule to form a diploid zygote which later develops into an embryo. It may be interesting to learn that the fertilization in plants is known as double fertilization as two fusions occur in the embryo sac instead of one. These fusions are called syngamy and triple fusion. On reaching the stigma, the pollen grain containing two nuclei germinates to produce the pollen tube. अभी देखना, इसमें दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे जिनमें से एक डिजनरेट कर जाएगा और एक ही पहुंचेगा. वास्तव में पोलन ट्यूब में भी तीन होते हैं, एक डिजनरेट कर जाता है. आपकी देखना, Pollen tube grows down into the style, deriving nutrition from it. The generative nucleus and the vegetative nucleus of the pollen grain
move to the lower end of the pollen tube. Here the generative nucleus divides mitotically into two male gametes or sperms. The vegetative or tube nucleus of pollen grain is responsible for the growth of pollen tube. The vegetative nucleus degenerates after reaching the ovule. The pollen tube at this stage, with a vegetative nucleus and two male gametes, grows down. अब यहाँ पे चीजें बदल गई हैं. कह रहा है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट्स. जो इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, वो क्या करेगा, वो जो टू पार्ट में डिवाइड हुआ है वही दोनों जगह जाएगा. तो अब हमें बदलना पड़ेगा. फिर से सुनो, समझ में आया जो इसने बोला? कह रहा है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस सिर्फ यहाँ तक जाने के लिए था, ग्रोथ के लिए, और ये डिजनरेट हो जाएगा और ये दोनों जगह जाएंगे. जरा हम इसे फिर से सुन लें तो हमारी into the ovary. The tube nucleus of pollen grain is responsible for the growth of pollen tube. The vegetative nucleus degenerates after reaching the ovule. तो यहाँ वो हो गया डिजनरेट. The pollen tube at this stage, with a vegetative nucleus and two male gametes, grows down into the ovary. Grows down. The entry of the pollen tube into the ovule through the micropyle, chalaza or integuments is known as porogamy, chalazogamy and mesogamy respectively. Porogamy is the most common out of these. मतलब कि कहीं से भी चला जाए तो पोरोगैमी, शैलेजल एंड से जाए तो शैलजागामी और माइक्रोपाइलर. मतलब ये जरा फिर से देखो कि क्या क्या कहेगा अभी आगे. After the pollen tube enters the ovule, it discharges the two male gametes it carries into the synergids of the embryo sac. This causes the synergid cells to rupture, thus leading to the fusion of a male gamete with an egg nuclei or an oosphere. Due to this fusion, a diploid zygote is formed, which gives rise to an embryo. This process is known as generative fertilization or syngamy. ये सिंगेमी है. After the double fertilization, the ovary starts to swell. अभी और आगे बताएगा. And develops into a fruit with seeds. In this module, you learned that fertilization in flowering plants is the process of fusion is known as syngamy and triple fusion occur. The compatible pollen grains produce a pollen tube. After reaching the ovary, the pollen tube enters the ovule via micropyle, chalaza or integuments. After entering the ovule, the pollen tube enters the synergids and ruptures it. The pollen tube releases two male gametes in the synergids. One of the male gamete fuses with the egg nuclei to form a diploid zygote. This process of fertilization is known as syngamy. Another male gamete moves towards the central cell and fertilizes with two polar nuclei. This process of fertilization is known as the triple fusion. ये आगे गया. समझ में आई बात कि नहीं? तो अब हमें इसमें क्या चीज करनी पड़ेगी? क्या गलती हो गई बताओ? यानी कि यहाँ तक हो गया. एम्ब्रियो सैक, ये सब तो बात हो गई. टेक प्लेस विथ वन फ्लावर, ये सब बात हो गई. फिर क्या है? इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया. फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन में आओ. फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बताया आपको कि फॉर्मिंग ट्राइप्लॉइडिक एंडोस्पर्म बन गया. अच्छा, ये बात हमने लिखा था. नाउ वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये क्या करेगा बताओ? डीजनरेट. वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? क्या ये डीजनरेट हो जाएगा? सो डीजनरेट, ये डीजनरेट हो जाएगा. वाइल ये क्या होगा? वाइल
दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। और कौन सा, क्या वन ऑफ द जनरेटिव न्यूक्लियस मूव्स अहेड टू फॉर्म फ्यूज विद दिस। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जो मेल है रिड्यूस्ड न्यूक्लियस विच आफ्टर मियोसिस सब डिवाइड्स इनटू जनरेटिव न्यूक्लियस। तो टू जनरेटिव न्यूक्लियस लिखो। कितने जनरेटिव न्यूक्लियस बनाए इसने बताओ? 2 जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वन कैसा है, वेजिटेटिव है, तो उसे 1 वेजिटेटिव लिख लो। 1 वेजिटेटिव, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या लिख दिया, रीचेज माइक्रोपेरेंट। नाउ वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट्स व्हाइल 1 जनरेटिव न्यूक्लियस। 1 जनरेटिव न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, 1 लिखा है, मूव्स अहेड टू फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। और आगे क्या है, ये हो गया। ऑन अदर हैंड 1 जनरेटिव न्यूक्लियस, यहाँ भी 1 लिखो, विद एग ऑपरेटस। बाकी की चीज सही हो गई। समझ में आ गई बात की नहीं? बोलो, इतना ही रखो। अभी कितना टाइम हो गया, 11:55 हो गया है। 12:30 से आगे कर देखेंगे, आधे घंटे का गैप है।